नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रदेश तक और मैं हूं आपके साथ यश पाठक। हम इस वक्त मौजूद हैं रविंद्र भवन पे, जहां पर भाजपा एक नई मुहिम चालू करने वाली है आने वाली जनरेशन के लिए, यूथ के लिए, जिसका नाम है आई एम बीजेपी यूथ फोर्स। जहां पर मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वी डी शर्मा क्या कहने वाले हैं, आइए जानते हैं। जनता पार्टी मध्य प्रदेश के द्वारा इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका लॉन्चिंग आज आप सबके सामने हुआ है, आई एम बीजेपी फ्यूचर फोर्स, इस नाते से आज सभी प्रोफेशनल्स और हमारे इंटेलेक्चुअल्स आज यहाँ पर जो इस विशेष कार्यक्रम में आज उपस्थित हुए हैं, इस अवसर पर इसकी परिकल्पना करने वाली हमारी जो नौजवानों की टीम है, भाई मोदित जी और जयवर्धन जी, और उपस्थित हमारे सभी यूथ जो भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने ये जो विचार किया था, आज इसमें आप सभी को जो आमंत्रित किया है, तो सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत हृदय से, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते से आप सबका बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आज इस कार्यक्रम में आज आप उपस्थित हुए। एक नए विजन के साथ आपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभी जो 15 अगस्त आजादी के पर्व पर उन्होंने जो आह्वान किया, उसको आपने अभी यहाँ पर सुना और आपने देखा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का, दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता किस विजन के साथ भारत के अंदर वो नौजवानों के बारे में विचार करते हैं। और आज इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर आप सभी मित्रों को, जो हमारे अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले जो प्रोफेशनल्स हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं, यूथ लीडरशिप इस नाते से जिनकी अपनी एक स्वयं में उनकी काम करने की क्षमता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 15 अगस्त को ये कहा कि 1 लाख इस प्रकार के युवा नौजवानों को मैं भारत के अंदर जनप्रतिनिधि बनाने के लिए आज संकल्पित होकर के जो आह्वान करता हूं, ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2047 का जो विजन है कि 1947 के बाद जब 2047 भारत की आजादी के 100 वर्ष होंगे, तो उस समय जब आजादी के 100 वर्ष मना रहे होंगे, तो नेतृत्व कौन करेगा? आगामी 25 वर्षों के बाद भारत का नेतृत्व करने वाले इस देश के अंदर अलग अलग प्रकार के, अलग अलग क्षेत्र में जो लोग होंगे, मल्टी डायमेंशनल काम करने वाले हमारे नौजवानों की जो भूमिका होगी, तो प्रधानमंत्री का सोच आप देखिए। आपने सुना कि उन्होंने कहा कि मैं ये चाहता हूं कि 1 लाख ऐसे यूथ आए जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड से कोई संबंध नहीं। उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत जातिवाद और परिवारवाद से राजनीतिक क्षेत्र में जिस प्रकार से आज हम एक जकड़े हुए हैं, और उसके दुष्परिणाम भारत की राजनीति के साथ भारत के विकास पर जो प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में प्रधानमंत्री का विजन है कि आगामी 2047 का जो भारत होगा, उस भारत का नेतृत्व करने वाला जो नौजवान होगा, उसका विजन आज डेवलप होना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कभी, जब वो भारत के राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने नौजवानों से जब वो मिले, तो आपको ध्यान में होगा, उन्होंने कई बार, लोगों ने कहा कि आप बच्चों से क्यों मिलते हो? तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि इन बच्चों से मिलकर के मैं इनके मन के अंदर वो विजन डेवलप करना चाहता हूं कि मेरा भारत कैसा होगा। स्वामी विवेकानंद ने
जब भारत के बारे में कहा जाता था कि ये तो सांप सपेरों का देश है, ये तो बड़ा रूढ़िवादी लोगों का देश है, उस समय ये हमारे बारे में परसेप्शन दुनिया के अंदर था, तब एक युवा सन्यासी ने शिकागो के वक्तव्य के बाद जो स्थान बनाया था, तब उन्होंने भी ये कहा था मुझे ऐसे यूथ चाहिए जो मेरे मन का विजन है, उस विजन को लेकर के भारत के अंदर काम करेंगे, तो मुझे विश्वास है कि मैं इस भारत को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बना सकता हूं। अब आप देखिए, उस समय स्वामी विवेकानंद ने जो कहा, और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि आगामी आने वाला जो समय होगा उसमें भारत विश्व गुरु बनेगा और भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा, तो वो विजन उस समय स्वामी विवेकानंद का था, या एपीजे अब्दुल कलाम जैसा दुनिया के अंदर, भारत के अंदर जो एक ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनको लोग कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो उनका विजन था कि एक देश का ऐसा वैज्ञानिक वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, और उनको जब बनाया तो उन्होंने जो विजन दिया कि मैं बच्चों से इसलिए मिलता हूं कि इन बच्चों को मैं जब बात करता हूं तो इनके मन के अंदर भारत के प्रति जो भावना आज मन में आनी चाहिए कि कल का भारत कैसा होगा, उसका नेतृत्व कौन करेगा, ये बैठे हुए नौजवान, ये जो छात्र हैं वो करेंगे। आज उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को जो आह्वान किया है, ये सामान्य घटना नहीं है। एक विजनरी पॉलिटिकल लीडर का वो विजन है जो कहता है कि 1 लाख इस प्रकार के जनप्रतिनिधि बनाना जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कोई नहीं है, ऐसे नौजवानों को मैं चाहता हूं कि वो आगे आए, वो किसी न किसी रूप में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगा, आज हमारे पंचायत से लेकर के वो असेंबली से लेकर के पार्लियामेंट तक लोग पहुंचेंगे। लेकिन आज यहाँ जो इतने हमारे यूथ प्रोफेशनल्स और हमारे इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, मैं उनके सामने आज आप लोग भी ये सोचते होंगे, आपको लगता होगा कि प्रधानमंत्री का विजन कैसा है कि वो कहते हैं लोग आए, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि केवल बीजेपी में आए, वो किसी भी दल में आए, लेकिन इस प्रकार का यूथ देश के अंदर निकल के आना चाहिए। आज हम देश के अंदर चाहे पार्लियामेंट होगा, चाहे देश के अंदर असेंबलीज होंगी, उनके बारे में जब हम जाने का प्रयास करते हैं, मेरे मीडिया के मित्र भी यहां बहुत बैठे हैं, तो आपको लगता होगा कि सोसाइटी में आज ये चैलेंज है हमारे सामने कि देश के बारे में आज मंथन कहां पर हो रहा है। दो 2014 से पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत, इन 10 वर्षों के अंदर भारत के अंदर जो एक पॉलिटिकल कल्चर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेवलप किया। मैं कभी कभी कहता हूं कि राजनीतिक क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वर्क कल्चर में डेवलप किया। उस वर्क कल्चर को डेवलप करते हुए उन्होंने कहा कि मैं जो करता हूं, जब देश के पार्लियामेंट के अंदर आने वाले जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्हें जब वो दिशा देते हैं, तब वो कहते हैं कि मैं वही कहता हूं जिस काम को मैं करता हूं, या मैं करने के लिए उस काम को मैं नहीं कहता कि आप इस काम को मत करिए जिस काम को मैं नहीं करता हूं। तो इसलिए आज मैं मध्य प्रदेश के देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो मेंबरशिप का, जिसे हम संगठन का महापर्व कहते हैं, इसके आधार पर पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो आह्वान किया है कि आप आइए और भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़िए। मैं जब यूथ ऑर्गेनाइजेशन में, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, तो हम लोगों के बीच जाते तो मैं ये कहता था, आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ रहे हैं, पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप जानिए, क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ आपको जुड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री का विजन है, वो कहते हैं आप किसी भी दल के साथ आइए, लेकिन इस प्रकार के यूथ आज भारत का जो 2047 के अंदर नेतृत्व करेंगे, तो उस समय के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के उस समय भारत जो हमारा होगा, जो विश्वगुरु की कल्पना हमारी है, वो सब विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का नेतृत्व आज तैयार करने की कल्पना कोई करता है तो भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करता है। कभी कभी हम लोग कहते हैं कि नॉन पॉलिटिकली जो थॉट है उसके आधार पर काम करने वाले जो लोग हैं, जब वो ये विचार एक सकारात्मक तौर पर जब सोचते हैं,
बार बार ये बात आती है कि देश के अंदर पॉलिटिकल काम करने वाले लोग जब नकारात्मक राजनीति करते हैं या डिवीजन ऑफ पॉलिटिक्स की राजनीति करते हैं तो देश गंभीर संकट में आता है। लेकिन प्रधानमंत्री एक पॉलिटिकली लेकिन पॉजिटिवली सोच के साथ वो काम करते हैं। कोई भी आए, किसी भी दल का आए, लेकिन वो देश के बारे में सोचने वाला नेतृत्व आए। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पहलू आज मैं आप सभी जो हमारे प्रोफेशनल्स और हमारे सभी इंटेलेक्चुअल्स हैं उनके सामने आज मैं विशेष तौर पर कि इस अभियान में आपको भी बात करने के लिए मैं आपके बीच आऊं। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते से आपसे मैं आह्वान करूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आप क्यों जुड़े। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। 2011 से पहले जब हम सोचते थे कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र में चाइना 9 करोड़ मेंबर्स के साथ वहां का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना दुनिया का सबसे बड़ा दल था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने जब अमित शाह उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने तय किया हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और हम इस दिशा में आगे कदम बढ़ाएंगे। मुझे आज आप सभी प्रोफेशनल्स को बताने में इस बात की खुशी है कि भारत के उस समय के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने जब इस अभियान को लिया तो 11 करोड़ सदस्य बना करके भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना। हम 2019 में 18 करोड़ मेंबरशिप पूरा करके देश के अंदर दुनिया के अंदर हम सबसे बड़े दल को हमने और आगे बढ़ाया। लेकिन ये नंबर बढ़ाने का मात्र संकल्प नहीं था, ये संकल्प था नए भारत के निर्माण का। और मैं आज आप सब लोगों को इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में सत्ता को अपने हाथ में लेने के बाद, जिसका मैंने कहा कि एक वर्क कल्चर उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार, ये सरकार भारत के लिए गरीबों को समर्पित सरकार तो होगी, लेकिन गुड गवर्नेंस के साथ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट होगी। अब ये जो ट्रांसपेरेंट शब्द है ये केवल मात्र कहने के लिए नहीं है। आज मैं सभी प्रोफेशनल्स को और हमारे जो इंटेलेक्चुअल हैं, जो आप सोचते हैं सोसाइटी के बारे में, आप कल का भविष्य बनकर के आप किसी न किसी क्षेत्र में नेतृत्व करेंगे, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिशा में इस देश के अंदर, चाहे वो गुजरात के वो मुख्यमंत्री थे और उसके बाद जब देश की सत्ता उन्होंने संभाली, तब अपने मन के अंदर उन्होंने कहा कि ऐसे भारत को निर्माण करना जो आर्थिक रूप से समृद्ध भारत बनेगा। और इस विजन के साथ देश के अंदर उन्होंने काम जब प्रारंभ किया, हर नागरिक को भारत के अंदर उसको विकास में उसकी अपनी भूमिका कैसे बनेगी, कि डेवलपमेंट के प्रति अपॉर्चुनिटी आप जो बैठे हैं इन्हें अवसर कैसे मिलेगा। कभी सिविल सोसाइटी के बारे में बात होती है, दुनिया के जो कई डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको कहा जाता है कि सिविल सोसाइटी जो भूमिका निभाती हैं, तो प्रधानमंत्री का विजन है कि भारत के अंदर में इस प्रकार के हमारे नागरिक को विकास की अपॉर्चुनिटी में उसकी भूमिका कैसे बनेगी। इस दिशा में भी जो सोच माननीय प्रधानमंत्री ने अपने उस लक्ष्य को लेकर के शुरू किया, और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि नए नवाचार, नए इनोवेशंस आज की पीढ़ी और नई टेक्नोलॉजी का भारत के अंदर हमारे जो नौजवान हैं, जो दुनिया का नेतृत्व करते हैं, दुनिया में किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, चाहे वो वैज्ञानिक क्षेत्र होगा, चाहे वो मेडिकल का फील्ड होगा, चाहे टेक्नोक्रेट्स होंगे, दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अगर एक कहा जाता है कि भारत युवाओं का देश है और युवा नेतृत्व दुनिया का कर रहा है, इस दुनिया का नेतृत्व करने वाले नौजवान को अपने देश के बारे में उसका विजन जो डेवलप होने की आवश्यकता है कि मुझे मेरे भारत के लिए, अगर मैं दुनिया के अंदर भी काम कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने देश के बारे में मेरा विचार अपने देश को आगे ले जाने के लिए ये राष्ट्रवाद का भाव उसके मन के अंदर कैसे जागृत होगा। तो चाहे वो इनोवेशंस खड़े करने की बात हो, चाहे देश के अंदर नई तकनीक का विकास हो, इसके बारे में विजन हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया। और सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि आज हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं, आप लोग सोचते होंगे
कि कोई राजा होता है या कोई देश का नेतृत्व करने वाले लोग होते हैं, ऐसा माना जाता है कि जो अपनी सीमाओं को बढ़ाने का काम करें, एक ऐसे लोगों को लोग मानते हैं, और एक लोग ऐसे होते हैं जो अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को दुनिया के अंदर स्थापित करें। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिशा में जो कल्चर और ट्रेडिशंस जो भारत के हैं, जिनको लेकर के कहा जाता था कि भारत विश्व गुरु था, भारत दुनिया के अंदर, यहां तो भारत के अंदर काम करने वाले जो लोग, हमारी संस्कृति पर काम करने वाले लोग, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, इस देश के अंदर दुनिया के विद्यार्थी यहां से दिशा लेके जाते थे, एक ऐसा भारत जो था। तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा जो कल्चर और हमारे ट्रेडिशंस को स्थापित करने की बात है। तो प्रधानमंत्री बनने के बाद दुनिया के अंदर जब जाते हैं तो आप सब ने देखा होगा कि वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना, विश्व एक परिवार है, ये भारत की संस्कृति में केवल कहने के लिए नहीं था, भारत ने इसको जीने का काम दुनिया के अंदर किया। और आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमारा कंसेप्ट, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति कहती है कि योग इस दुनिया को निरोगी बना सकता है। और 21 जून जब दुनिया के अंदर यूएनओ से लेकर के सारे दुनिया के कंट्री, 178 कंट्री जब इस बात की सहमति देती हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव दिया है कि योग दुनिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय योग के तौर पर, योग दिवस के तौर पर मनाया जाए, इससे बड़ा अपने कल्चर को स्थापित करने वाला भारत के इतिहास में कोई निर्णय नहीं हुआ दुनिया के अंदर। आपकी संस्कृति को, आपके कल्चर को स्वीकारोक्ति दुनिया के 178 देश दे रहे हैं। ये अगर किसी के नेतृत्व में हुआ, किसी के विजन के साथ हुआ, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तो ये जो विजन भारत के प्रधानमंत्री का था, तो इस दिशा में जब प्रधानमंत्री ने इस प्रकार की चीजों को अपने देश के लोगों के सामने, अपने जनमानस के सामने रखा, अपने नौजवानों को इस दिशा में जब उन्होंने लाने का प्रयास किया, तो आप जो प्रोफेशनल्स हैं, आप जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, आप जो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार से नेतृत्व कर रहे हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपकी राजनीतिक भूमिका क्यों नहीं बननी चाहिए। तो जो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा, एक बच्चे ने उनसे पूछा था कि आप हम राजनीति में क्यों आए हैं, तो उन्होंने कहा अच्छा आप बताइए, आप भारत के राजनीतिक परिदृश्य के बारे में आपको कैसा लगता है। तो कहते हैं करप्शन, जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री कर रहे थे, जातिवाद, कई प्रकार की सामाजिक विकृतियां। अब भारत के अंदर, पूरे अपने भारत के अंदर हमारा जो पार्लियामेंट से लेकर के जो असेंबलीज है, तो नीति निर्धारण करने वाला कौन है? सरकारें हैं। सरकार कौन है? तो सरकार में जो चुन करके लोग जाते हैं, यानी नीति का निर्धारण करेगा हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, नीति का निर्धारण करेगा हमारा मेंबर ऑफ असेंबली, नीति का निर्धारण करेंगे हमारी पार्लियामेंट से लेकर के स्टेट असेंबलीज तक, वहां चुनकर के जो लोग जाएंगे। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि चुनकर के जाने वाले लोगों को नीति का निर्धारण करना है। दे आर मेकिंग द पॉलिसी। अगर वो ये करने वाले हैं और उसमें अगर अच्छे लोग नहीं पहुंचेंगे, उसमें वही बाहुबली आएंगे, वही गुंडिज्म पर काम करने वाले लोग आएंगे, वही केवल अलग अलग प्रकार के चीजों का दुरुपयोग करके सत्ता में जाकर के बैठ जाएंगे, वही केवल जाति के आधार पर लोग पहुंचेंगे, तो फिर देश में पॉलिसी मेकिंग अच्छा कैसे होगा। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने उस समय कहा था कि अच्छे लोग भी राजनीति में आने चाहिए, जो सोसाइटी के बारे में सोचते हैं। हम जब मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ रहे थे और उस समय हमने जब डिक्लेरेशन की बात हमने की, तब मैंने कहा था उस समय कि हम समाज के उन सब लोगों से सीधे बात करके मध्य प्रदेश में हम अगर इलेक्शन के परिव्यू में आए हैं, तो आप क्या चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, आपकी अपेक्षाएं क्या है। तो हमारा डिक्लेरेशन होगा वो जनता और समाज के लोग जो चाहते हैं, जो सिविल सोसाइटीज के लोग जो चाहते हैं, उनके आधार पर हम अपना डिक्लेरेशन तैयार करेंगे। आप कभी सुनते होंगे प्रधानमंत्री के मन की बात, पूरे देश के अंदर आज दुनिया के अंदर पहला कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर है
जो अपने मन की बात के अंदर उन बातों को कहता है जो उसके मन की बात नहीं होती, समाज के जो लोग सोचते हैं वो उसको पिकअप करते हैं। जब टेक्निकली हम आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री जो बोलते हैं वो क्या है, तो उनका एक सिस्टम है कि पूरे देश के अंदर जो अच्छा काम हुआ है, जो समाज के पर्दे के पीछे लोग को नहीं पता, उन्होंने एक ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली एक महिला भी एग्रीकल्चर के फील्ड में अच्छा काम कर रही है तो उसको पिकअप करने का काम भी प्रधानमंत्री करते हैं और पद्मश्री से ऐसे लोग सम्मानित हो जाते हैं। तो ये जो मैं आपके बीच कहने के लिए आज विशेष तौर पर आया हूं कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिशा में आपकी जो भूमिका है, आप जो करना चाहते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आपकी भूमिका बन सकती है कि आप टेक्निकली और स्किल्ड बना करके बुनियादी ढांचे को हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कैसे करें, इसमें आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है, क्योंकि आप लगातार इस दिशा में अलग अलग फील्ड में सोचते हैं। आपके अंदर जो प्रबंधन की विशेषज्ञता है, आप मैनेजमेंट स्किल को लेकर के आपकी जो अपनी योग्यता है, उसके आधार पर भारत के अंदर हम ऐसे अधिक लोगों को और अच्छा स्किल्ड कैसे बना सकते हैं, इसमें आपका बड़ा रोल बन सकता है, क्योंकि आप अपने फील्ड के अंदर पारंगत होकर के उस दिशा में काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं। अगर कोई अच्छे डॉक्टर्स हैं तो वो डॉक्टर्स समाज में इस प्रकार की नीति का निर्धारण करना कि भारत के अंदर हम ऐसे तकनीक का विकास करते हुए इस प्रकार के भाव के साथ हम काम करेंगे कि अलग प्रकार की नीतियों का निर्माण करके जिससे भारत में लोगों को स्वास्थ्य की दृष्टि से हम अच्छे से अच्छा कैसे बना सकें। अगर हम इंजीनियर्स हैं तो उसके बारे में जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो स्मार्ट सिटीज से लेकर के हमारे भारत के विकास में जो कहते हैं कि ग्रामीण भारत है, उस भारत को और हम अच्छा बनाने के लिए हम इस प्रकार का स्मार्ट विलेजेज, हम स्मार्ट सिटीज, इसकी जो हमारी परिकल्पना है, तो साथ में ही हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, ये अगर कोई विचार रखता है तो यहाँ बैठे हुए प्रोफेशनल्स हैं, आप इस दिशा में अपने कदम उठा सकते हैं, क्योंकि आप लगातार सोचते हैं, लगातार इस पर काम कर रहे हैं, लगातार इसके बारे में आपको लगता है कि पॉलिसी मेकिंग ऐसा हो जो हम सोचते हैं, तो भारत के प्रधानमंत्री आपको इसके लिए आमंत्रित करते हैं, आप आइए और हमारी पॉलिसी मेकिंग में आपका जो थॉट है हम उसको सम्मिलित करना चाहते हैं। अगर मैं कहूं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी के 75 वर्षों में, हम लोग कहते थे कि शिक्षा पद्धति, ये मैकाले की शिक्षा पद्धति नहीं चलेगी, लेकिन पद्धति क्या होगी, एजुकेशन पॉलिसी क्या होगी, इस पर कोई काम नहीं करता था। मैं उस फील्ड में रहा हूं कि लगातार इस पर, मैं तो वर्षों तक पीजी करने के बाद लगातार इस काम में लगा रहा कि जो देश की नई शिक्षा नीति बननी चाहिए उस पर लोग डिमांड करते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से भारत केंद्रित शिक्षा क्या होगी, जिसके अंदर भारत का तत्व होगा, वो देश के नौजवानों को, देश के हमारे छात्रों को उस प्रकार की शिक्षा कैसे मिलेगी जिसके आधार पर वो भारत के बारे में विचार करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि फ्यूचर जनरेशन किस प्रकार की तैयार करना है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसके बहुत व्यापक परिप्रेक्ष्य में मुझे जाने की जरूरत नहीं है, आप सब इस बात को समझ सकते हैं कि नई शिक्षा नीति आज इस दिशा में देश के अंदर अपना कदम बढ़ाने का काम कर रही है। सरदार पटेल तो एक प्रोफेशनल थे और एक अच्छे एडवोकेट थे, लेकिन एक अच्छा एडवोकेट भी भारत का अच्छा नेतृत्व कैसे कर सकता है, ये प्रधानमंत्री कहते हैं। वो एक अच्छे प्रोफेशनल है, उनका अपना पैसा है और उसको लेकर के वो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन एक अच्छा प्रोफेशनल पॉलिटिकली विचार करते हुए भारत को दिशा कैसे दे सकता है। तो सरदार पटेल से लेकर के ऐसे लोगों के उदाहरण जब सामने आते हैं तो मुझे लगता है कि आप सब जो यहाँ पर यंग प्रोफेशनल्स, हमारे इंटेलेक्चुअल्स, जो समाज के लोग हैं,
उन्हें भी इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो लगातार सोचते हैं इस दिशा में क्यों नहीं आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे वी.डी. शर्मा, मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष, जिन्होंने हमें पूरी जानकारी दी। साथ ही जिन्होंने हमें ये बताया है कि उनका लक्ष्य है कि इस मुहिम में सबसे ज़्यादा जो सदस्य होने चाहिए वो मध्य प्रदेश की यूथ होने चाहिए। तो अब देखना ये होगा कि उनके इस लक्ष्य को वो पूरा कर पाते हैं या नहीं। कैमरामैन ललित के साथ मैं यश पाठक, प्रदेश तक।